स्वदेशार में अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी अहम खबरों की ओर और साफ तौर से हम बात करेंगे बजट सत्र की, जहां पर संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। और इस बार संसद का बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। 31 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा, आपको बता दें। वहीं बजट सत्र का दूसरा जो चरण है वो 14 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। और इससे पहले कोरोना की वजह से पहले बजट सत्र को लेकर संशय था। संसद के बजट सत्र की शुरुआत को लेकर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है इस बार ये पार्लियामेंट का बजट सेशन। बड़ी चुनौती होगी, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कैसे इस सेशन को सुचारू रूप से चला लिया जाए। खासकर कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार का खुद ये अनुमान है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में जो कोरोना के मामले हैं देश में वो पीक पर होंगे। ऐसे में कैसे इस सेशन को सही तरीके से चला लिया जाए। आपने चुनाव का जिक्र किया, ये भी ठीक बात है कि चुनाव के बीच में जब जो कैंपेन है उसकी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ होंगी, लिहाजा कैसे इसको समय पर पूरा किया जाए। जो सांसद हैं उनका अटेंडेंस, उनको पार्लियामेंट में आना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ट्रैवल करना इस दौरान में तमाम ऐसी दिक्कतें होंगी। इन सब के बीच में जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, इस महीने के पहले हफ्ते में 400 से ज़्यादा जो स्टाफ थे पार्लियामेंट के वो पॉजिटिव हो गए। ये चुनौती है कि फिर प्रशासनिक काम कैसे होंगे। लोकसभा के स्पीकर ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने ये एक तरीके से समीक्षा बैठक के तमाम निर्देश दिए हैं। खास निर्देश इस बात के दिए गए हैं कि 60 साल से ज़्यादा के जो सांसद हैं उनको ज़्यादा केयर देने की ज़रूरत है। तमाम मेडिकल सुविधाएं पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वैक्सीनेशन कैंप लगना चाहिए, ये तमाम सुविधाएं देने की बात है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कोरोना के मामले जो हैं वो किस तरीके से आने वाले दिनों में देखने को मिलते हैं, इस पर नियंत्रण हो पाता है या नहीं। और ये भी ये संशय जो है हमेशा इस बात की बनी रहेगी कि क्या बजट सेशन जो सरकार ने समय तय किए हैं, क्या उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये बैठकें जो हैं उस पूरे सेशन के दौरान होंगी। इस बात की भी संभावना तलाशी जा रही है कि सेशन के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की जो सिटिंग्स हों वो अलग अलग टाइम पे हो, ताकि कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा सके। सरकार ने कारों में सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और अब 8 सीटर गाड़ियों के लिए कम से कम 6 एयरबैग्स अनिवार्य होंगे। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, सड़क सुरक्षा की नजर से जो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनकी सुरक्षा की नजर से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो 8 सीटर गाड़ियां होती हैं, 8 लोगों के बैठने की क्षमता वाली जो गाड़ियां होती हैं, उसमें एयरबैग की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और अब 6 एयरबैग को अनिवार्य करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सरकार ने और लोगों से, जितने भी तमाम स्टेक होल्डर हैं, पब्लिक है या इंडस्ट्री है, उनसे उनके सुझाव मांगे गए हैं, उनकी राय मांगी गई है। ये 30 दिनों के भीतर लोगों को अपनी राय देनी होगी। उसके बाद में सरकार ये जो 6 एयरबैग को अनिवार्य करना चाहती है उसको लेकर के आगे कदम बढ़ाएगी, यानी कि एक फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन अगर इसको सरल रूप से भी अगर आपको समझना हो तो मसलन जो मेरे पास गाड़ी है जिसका मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, जो ड्राइव कर रहा हूं, इसमें 2 एयरबैग कंपलसरी है और इसको लेकर के सरकार ने 2019 में ही पूरी तरीके से अनिवार्यता के तहत इसको लागू कर दिया गया था कि आप पैसेंजर साइड में और जो बगल में जो यात्री बैठा होता है उसके लिए एयरबैग कंपलसरी रहेंगे। लेकिन जो 5 सीटर या इससे बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उसमें सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठता रहा है कि उनके लिए सरकार और क्या कुछ कदम उठा सकती है। तो उसी दिशा में जो बड़ी गाड़ियां होंगी जिसमें 8 लोगों के बैठने की क्षमता है, उनके लिए ये 6 एयरबैग को कंपलसरी सरकार करने जा रही है। यानी कि 2 एयरबैग आगे होंगे जबकि 4 एयरबैग पीछे की तरफ होंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिखाएं तो जो लोग पीछे बैठते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी उस कंपार्टमेंट में भी 4 एयरबैग रहेंगे, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो या कोई बुरा हादसा हो तो कम से कम जो कार के भीतर लोग बैठे हैं उनकी जान सलामत रहे। जाहिर है इस सरकार के फैसले का कुछ तो
आर्थिक रूप से असर पड़ेगा। मसलन जो कॉस्ट आएगी वो बताया जा रहा है इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक कि तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए के एडिशनल कॉस्ट आएगी, और हो सकता है कि ये कॉस्ट जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आगे चल करके कस्टमर को पास ऑन करे कि वो उनको इतनी कीमत थोड़ी अतिरिक्त गाड़ी के लिए चुकानी पड़े, लेकिन सुरक्षा के लिए इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए आगे की खबरों में, हम सब नए साल के जश्न में डूबे रह गए और इतने में महंगाई हमारी जेब काट गई। ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नए साल के महंगाई के आंकड़े कुछ यही कहते हैं, जहां सुबह की चाय से रात के खाने तक की चीजें सब कुछ महंगा हो चुका है। और किस तरह से महंगाई अब हमें परेशान कर रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुबह की शुरुआत दमदार नाश्ते से हो तो मजा आ जाए, मगर नए साल में यह मजा सजा हो गया है। दरअसल पिछले 3 महीनों में जिस कदर महंगाई बढ़ी है वो रुलाने वाली है। रोजमर्रा की चीजें करीब 20 से 30% तक महंगी हो गई हैं। नाश्ते, लंच या डिनर के आइटम ही नहीं बल्कि सर्फ, साबुन, हेयर ऑयल, यहाँ तक कि टूथपेस्ट भी महंगा हो गया है। Almost every commodity going up. So edible oils were almost about 55-60% high compared to the previous year. If we talk about wheat and sugar, they were about 10 to 12% high. Packaging material was about 20-25% higher than the previous, because packaging typically, is derivative of crude. Even paper was high by 20-25%. All put together was exerting significant pressure on the input cost. And normally, if we have to pass that kind of cost to consumers, the kind of price hike that one needs to take is really high. Now, normally in an FMCG kind of scenario, and where you are typically bound by price points of 5 rupees and 10 rupees, it becomes really difficult to take a price hike, a larger price hike. And hence, typically what happens is companies, they stagger price hikes. रोजमर्रा की महंगी होती चीजें वैश्विक लेवल पर महंगी हुई हैं, जिसमें पाम ऑयल ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। और यही तेल रोजमर्रा की प्रोडक्ट का हिस्सा है, जिसकी कीमत पिछले 1 साल में करीब 50 से 60% तक बढ़ी है, जबकि गेहूं और चीनी की कीमतों में 10 से 12% की तेजी आई है। कस्टमर्स के लिए रोजमर्रा की आइटम्स राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर जो वो यूज करते हैं पिछले 3-4 महीनों में काफी बढ़ चुकी हैं, जैसे कि दूध, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट, यहाँ तक कि सर्फ एक्सेल, रिन, विम बार, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, च्यवनप्राश और टूथपेस्ट, इनके प्राइसेस पिछले 3-4 महीनों में कस्टमर्स के लिए प्राइसियर हो गई हैं, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं 25 से 30% तक पिछले कुछ महीनों में। और ये कंपनीज ने इसलिए किया है क्योंकि उनके लिए भी इनपुट कॉस्ट प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एफएमसीजी कंपनीज के लिए कुछ इनपुट कॉस्ट्स हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल प्राइसेस, जो कि प्रोडक्ट्स के लिए मेन इंग्रेडिएंट होता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। तो एडिबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं अराउंड 55 to 60% पिछले 1 साल में, और पैकेजिंग कॉस्ट 25% तक बढ़ चुकी है। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट क्रूड की वजह से कम 10-12% तक बढ़ चुका है। तो कंपनीज कहती हैं पहले वो अपने इन प्राइसेस को कस्टमर्स तक पास ऑन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पैंडेमिक का कहर था और डिमांड भी इतनी नहीं थी, लेकिन अब वो स्टैगर्ड मैनर में अपने इन प्राइसेस को इंक्रीज करना शुरू कर दिए हैं। तो सितंबर से हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत सारी कंपनीज ने अपने बढ़ा दिए हैं। और ये कंपनीज ऐसा कहती हैं कि अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि उनके लिए कमोडिटी कॉस्ट थोड़ी कम हो रही है, तो चांसेस है कि कस्टमर्स को आगे आने वाले महीनों में और अपने इन प्रोडक्ट्स जो कि वो डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए उनको ज्यादा पैसा निकालना पड़े। एटीना स्वदेश से कृतिका अरोरा। रेलटेल ब्रॉडबैंड सेवाओं में विस्तार करने जा रहा है और इसके लिए अडानी, टाटा जैसे बड़े समूह के साथ करार किया जा सकता है। एज डेटा सेंटर के लिए रेलटेल ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। पूरी खबर क्या है समझते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं को विस्तार देने के मकसद से रेलवे पीएसयू रेलटेल 102 एज डाटा सेंटर स्थापित करना चाहता है और इसको लेकर के डाटा सेंटर के क्षेत्र में जो बड़े नाम ऑपरेट करते हैं, मसलन टाटा, हीरन अंदानी या फिर जो रिलायंस का जियो है, वो भी जल्द डाटा सेंटर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इनके साथ रेलटेल लगातार संपर्क बनाए हुए है। रेलटेल की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द जो संभावित निवेशक या बिडर्स हो सकते हैं उनके साथ पहली प्री बिड मीटिंग होने जा रही है। सूत्र बता
आ रहे हैं कि 18 जनवरी को रेलटेल संभावित निवेशकों के साथ में पहली प्री-बिड मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें टाटा, हीरानंदानी या फिर जियो को भी आमंत्रित किया जाएगा कि वो आगे आए, और इसमें अडानी भी एक बड़ा नाम है जिनके साथ में बातचीत की जाएगी। और ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जमा करने की आखिरी तारीख है 28 जनवरी। रेलटेल को उम्मीद है कि क्योंकि वो इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसमें एक तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रहे हैं, एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रहे हैं, तो रेलटेल को उम्मीद है कि बड़े निवेशक, बड़े प्लेयर इसमें आगे आएंगे और वो अपनी दिलचस्पी जताएंगे। रेलटेल को भरोसा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो सकता है, जिसमें जो बड़े दिग्गज प्लेयर हैं वो पक्के तौर पर रेलवे के साथ कदमताल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो शहर इसमें शामिल है उसमें कानपुर, अहमदाबाद, बरेली, इस तरीके से पटना, ऐसे कई जो शहर हैं उनको शामिल किया गया है ताकि वहां पे एज डाटा सेंटर बनाया जाए। ग्राहकों के नजरिए से, जो एंड यूजर है उसके नजरिए से बड़ा फायदा यह होगा कि जब भी आप स्टेशन पे ब्रॉडबैंड या वाईफाई सेवा का उपयोग करेंगे रेलटेल का, तो उसमें जो एक्सपीरियंस है उसमें जबरदस्त सुधार हो पाएगा। इस एज डाटा सेंटर के जरिए रेलटेल की कोशिश यह भी है कि ब्रॉडबैंड सेवाओं को विस्तार दिया जाए और अपने जो मौजूदा 4.5 लाख ब्रॉडबैंड जो सर्विस यूजर हैं इनकी संख्या में भी जबरदस्त इजाफा किया जाए। तो कुल मिलाकर के रेलटेल ब्रॉडबैंड सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर के आया है और इसमें लगातार बड़े प्लेयर टाटा, अडानी, हीरानंदानी जैसे प्लेयर्स के साथ में बातचीत जारी है कि वो आगे आए और निवेश रेलवे के साथ इस प्रोजेक्ट में करें। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने बाजार में दबाव देखा है और पिछले 5 दिनों से बाजार में जो तेजी हमने देखी थी उस पर साफ तौर से ब्रेक लगा आज के सेशन में। और आज अगर हम लेवल्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी 18,200 के स्तर पर रहा है, सेंसेक्स 61,223 पर बंद हुआ है। बाजार में ओवरऑल कारोबार कैसा हुआ, सौमीत हमारे सहयोगी बता रहे हैं। आज के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग लगभग फ्लैट ही हुई थी। 4 दिन के लगातार गेंस के बाद आज थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिली। मेजर सेक्टरल गेनर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स टॉप गेनर थे 1.2% के गेंस के साथ, और सेक्टर में टॉप गेनर्स थे शोभा और ओबरॉय। निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी गेंस देखने को मिली टीसीएस और इन्फोसिस के दम पे, और निफ्टी पीएससी इंडेक्स भी ऊपर था। टॉप गेनर्स थे इस इंडेक्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और IRCTC। अब इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो 3 बड़े इवेंट जो पूरे हफ्ते में थे वो तो पहले तो आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आए थे। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो तीनों ने अपने नंबर्स निकाले। टीसीएस के नंबर्स मिक्स बैग थे, इन्फोसिस के अबव एस्टिमेट्स थे और विप्रो के नंबर्स बिलो एस्टिमेट्स थे। टेलीकॉम में एक बड़ी खबर आई थी, वो थी वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने गवर्नमेंट को इंटरेस्ट अमाउंट के बदले शेयर्स देने का डिसीजन लिया, और उसके बदले और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन की भी न्यूज़ आई थी जो 5 मंथ हाई पे थी, करीब 5.6% के आसपास। और अगर निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस की बात करें इस हफ्ते में तो करीब 2.4% की गेंस देखने को मिली, और निफ्टी कंटिन्यूसली 4 हफ्तों से गेन किए जा रहा है। निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 हफ्ते से कंटिन्यूस गेंस देखने को मिल रहे हैं ये तीनों इंडेसेस में। अब निफ्टी की टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो एल&टी में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले, करीब 7% के। कंपनी में काफ़ी ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं और इस दम पे ये गेंस देखने को मिले। M&M ने अपना हाईएस्ट गेन रिकॉर्ड किया पिछले 3 महीनों में, और इन्फोसिस में भी अच्छे रिजल्ट्स के दम पे गेंस देखने को मिले। अगर लूजर्स साइड में हम देखें तो विप्रो 10% डाउन था क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स थे वो काफ़ी वीक थे। एशियन पेंट्स में 6% की करेक्शन देखने को मिली, और इसका पॉसिबल रीज़न ये है कि क्रूड प्राइस बढ़ रहे हैं, उसके वजह से कंपनी के मार्जिन्स पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। नेस्ले में भी थोड़ी वीकनेस देखने को मिली, करीब 2.5% डाउन था ये स्टॉक। और अगर वीकली सेक्टोरल इंडेसेस की हम बात करें तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स टॉप गेनर था 5.4% के गेंस के साथ। इस इंडेक्स में टॉप गेनर थे अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन, सारे स्टॉक्स ने गेन किया इस सेक्टर के। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी काफ़ी फ्लेवर में थे 4.8% के गेन के साथ। सिर्फ ये इंडेक्स में सिर्फ एक ही स्टॉक जिसका फ्लैट क्लोजिंग हुआ था वो था मैक्रोटेक डेवलपर्स। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में भी, पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी काफ़ी ट्रैक्शन देखने को ये मिली ये वीक। और अगर हम देखेंगे तो दिसंबर महीने में काफ़ी वीकनेस थी पीएसयू बैंक इंडेक्स में, बट जनवरी महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रही है ये बैंक इंडेक्स की तरफ। और अगर लूजर्स के साइड में देखेंगे तो सिर्फ एक ही इंडेक्स था जो डिक्लाइन में था, वो था निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। थोड़ी सी डिक्लाइन थी, 0.1% की डिक्लाइन। और उसके अलावा और 2 इंडेक्स थे जो जिन्होंने 1% से नीचे के गेन्स दिए इस वीक में, वो थे निफ्टी एमएनसी इंडेक्स और निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस हफ्ते में।
के मामले तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए फ्यूल डिमांड पर कितना असर पड़ा है, साथ ही केपेक्स और इंडस्ट्री आउटलुक पर एचपीसीएल के सीएमडी एम.के. सुराना ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी ऑयल डिमांड पर उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ इस बार की वेव के कारण। पेट्रोल अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल के ऊपर चल रहा है। डीजल में जरूर जनवरी महीने में थोड़ा इम्पैक्ट इसके बारे में हुआ है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि नॉर्मली न्यू ईयर के बाद थोड़ा जो बाइंग वगैरह रहती है वो जनवरी में कभी कम रहती है फर्स्ट फोर्टनाइट, और इस बार चूंकि दिसंबर ईयर एंड के में भी बाजार में लोग उतना नहीं निकले थे, तो हो सकता है कि शॉपर्स वगैरह के पास काफी इन्वेंट्री भी रहे और लोग ये कोरोना वगैरह के या ओमिक्रॉन के थ्रेट को देखते हुए शायद ज्यादा इन्वेंट्री न रख रहे हैं। तो इसलिए इसके डीजल पे इम्पैक्ट अभी जनवरी में थोड़ा दिख सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से टेम्परेरी फेज है और बाय द एंड ऑफ द ईयर पेट्रोल और डीजल में हमें मुझे लगता है कि हम प्री पैंडेमिक लेवल के ऊपर ही रहेंगे। चलिए बात करते हैं आज आए नतीजों की, जहां पर तिमाही नतीजे आए हैं एचसीएल टेक के। क्या कुछ रहे नंबर्स, कैसे रहे हैं, हमारे सहयोगी शरद दुबे बता रहे हैं। एचसीएल टेक के शानदार नतीजे आए हैं तीसरी तिमाही पर, स्पेशली अगर देखा जाए तो उनके जो टॉप लाइन नंबर्स है वहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। यहाँ पे जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेवेन्यू ऑलमोस्ट 7.6% आया, अनुमान से वे बेटर आया था, ऑलमोस्ट 3.5% अनुमान था। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ पे 6.7%, ये भी बीट की एस्टिमेट्स को। पैट में भी एक अच्छा उछाल देखने मिला, पर याद रखिए एक टैक्स का राइट बैक है प्रोविजन में, तो वो जो है उसके लिए थोड़े पैट के नंबर्स ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मार्जिन जो थोड़े से कम आए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है आपके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। FY22 की जो गाइडेंस होती है वो अनुमान मुताबिक जो है अनचेंज्ड रहे हैं। रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ रहेगा और एबिट में 19 से लेकर 21% तक का जो है टारगेट है वो मेंटेन रहेगा। अगर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे सरप्राइज देखने मिला है और सर्विसेज सेगमेंट में ऑलमोस्ट 5.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखा है, लेकिन जो अनुमान था वो 2.5 से लेकर 3% तक था। और स्पेशली बहुत सारे सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, रिसर्च हो जाए, सब में जो एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। और जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो छा गया, ऑलमोस्ट 24.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा और अनुमान सिर्फ 10 से 12% था। तो ये जो बड़े बड़े डील्स हो रहे हैं उसके कारण जो है कंपनी में बहुत एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नए डील्स के बारे में। यहाँ पे ऑलमोस्ट डील 64% बढ़ के ऑलमोस्ट $2135 मिलियन पे आया है। तो एक शानदार जो है डील पाइपलाइन जो है कंपनी की दिख रही है। इसके अलावा 8 लार्ज डील्स हुए थे तीसरी तिमाही में और जो डबल डिजिट ग्रोथ देखी है सारे वर्टिकल्स में देखे गए हैं, सारे ज्योग्राफीज में देखे गए हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आखिर में एट्रिशन रेट, ये भी एक पोर्शन है जो हम चेक करते हैं और ये सिर्फ 10.2% आया इस तिमाही पे। अगर बाकी सारे पीएस को चेक करें तो 15% से ऊपर की है मोस्ट ऑफ द पीएस के जिनके रिजल्ट्स आए हैं उनको देखने मिली। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एचसीएल टेक के बहुत शानदार नतीजे देखने को मिले इस बार। और अब कैसे रह सकते हैं एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजे, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं अनुमान का हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। एचडीएफसी बैंक के आज तिमाही नतीजे नंबर्स आ जाएंगे और इस तिमाही नतीजों के साथ जो एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे वो कैसे रहेंगे जरा आपके सामने बात रखते हैं। पहले आती है ब्याज से आय, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो करीब 12.5% बढ़ सकते हैं और इस बार ब्याज से आय करीब 18,400 करोड़ रुपए के आसपास की रहेगी। पिछली बार के मुकाबले ये करीब 12% ज़्यादा हो गई और पिछली बार थी 16,300 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी का मुनाफा भी इस बार करीब 16.5% के आसपास बढ़ सकता है और जो मुनाफा आ सकता है वो इस बार 10,000 करोड़ को पार कर जाएगा। 10,200 करोड़ हमारा अनुमान है कि इस बार ये कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखेगा, जो कि 8,760 करोड़ रुपए था फिलहाल पिछले बार की तिमाही में। यानी कि साल दर साल करीब 16% का मुनाफा और ब्याज से आए करीब 12.5% बढ़ती हुई दिखेगी। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे जो इस बार के रिजल्ट्स में कुछ और भी हैं, जैसे कि निम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, जो कंपनी के मार्जिन्स रहेंगे वो स्टेबल रह सकते हैं करीब 4% के आसपास। कंपनी का जो जीएनपी है यानी कि ग्रॉस नेट प्रॉफिट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो भी जो है वो 1.3% के आसपास रहेगा, यानी कि उसके अंदर स्लाइटली 5 BPS का हमको बेनिफिट मिल सकता है। पिछले साल ये करीब 1.35% था, इस बार 1.3% आने की उम्मीद है। रही बात
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की नेट में यानी कि NNPA का वो करीब 0.4% के आसपास रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई खास बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। इस बार तिमाही नतीजों के अंदर खास चीज़ ये रहेगी, जब कमेंट्री आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि रूरल बैंकिंग और कमर्शियल ग्रोथ को लेकर बैंक्स काफ़ी उत्साहित दिखेगा और काफ़ी अच्छे नंबर्स उन्होंने इस बार भी पोस्ट किए हैं। रिटेल जो स्ट्रॉन्ग पिकअप है वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। इनको कार्ड की अनुमति मिल गई थी, क्रेडिट कार्ड्स की, तो इस बार के क्वार्टर नंबर्स के अंदर ये जो कमर्शियल कार्ड्स बिजनेस है, क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, इसके बिजनेस के नंबर्स भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो कुल मिला के इस बार नंबर्स HDFC बैंक के काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको इसी नंबर्स के साथ बता देता हूं। जैसे कंपनी का इस बार एडवांस जो है वो करीब 16.5% के आसपास बढ़ा और डिपॉजिट करीब 13% के आसपास बढ़ा। कुल मिला के कासा का जो डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स का है, वो करीब 24% बढ़कर 6 लाख करोड़ के पार कर गया। तो इस बार इंटरेस्टिंग डाटा ऑलरेडी बैंक्स के पास थे, तो इसका मतलब ये नंबर्स जो हैं काफ़ी हद तक रेलिवेंट लगते हैं जो आपको आते हुए दिखेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका मुनाफा करीब 16.5% बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। ब्याज से आय करीब 12.5% बढ़कर 18,400 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। और रही बात ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो वो करीब 1.3% के आसपास रहेंगे HDFC बैंक के। अब हमारी खास मुहिम जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि देश बदल रहा है, देश बढ़ भी रहा है। अगर आप भी चाहें तो देश के साथ बढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं। हम आपको स्वदेश पर कुछ ऐसी ही खबरें बताते हैं जो दर्शाते हैं कि देश तरक्की की नई राह पर निकल गया है, एक नई ऊर्जा के साथ। अब देश सेना के हथियार बनाने में भी आत्मनिर्भर होने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में DSC ने फैसला लिया है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए कई निर्णय लिए गए हैं। श्री जॉय हमारे सहयोगी तमाम डिटेल्स हमें दे रहे हैं इस पर। भारत एक बहुत ही जरूरी फैसला लेने वाले हैं, वो है ज्यादा से ज्यादा जितना हथियार सेना खरीदेंगे वो भारत में बनेगा, बाहर से खरीदना बहुत कम होना चाहिए। ये है फैसला। ये सोच के आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसका चेयरमैन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री साहब है, आज 3 फैसला लिए हैं। 3 चीज, एक है सरफेस टू एयर मिसाइल क्विक रिएक्शन, वो बाय ग्लोबल नहीं होगा, भारत में बनेगा। ऐसे ही लाइट मशीन गन भारत में बनेगा। और थर्ड डिसीजन जो लिए हैं वो है हमारा ऑल टेरेन व्हीकल 18 खरीद रहे हैं, वो भी भारत में बनेगा। ये आत्मनिर्भरता का तरफ जा रहे हैं भारत, और ये डिफेंस में भी ऐसे होना चाहिए, ये गवर्नमेंट सोच रहे हैं। स्टार्टअप की दुनिया में देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका हौसला बढ़ा रहे हैं हमारे PM मोदी, जो लगातार हौसला बढ़ाने में आगे रहते हैं। और इसी कड़ी में PM कल यानी 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई स्टार्टअप के साथ बातचीत भी करेंगे। और क्या कुछ होगा एजेंडे में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में स्टार्टअप की रफ्तार यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप से बातचीत करेंगे। इस बातचीत में PM स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर बात करेंगे। इस मीटिंग में कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम, प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक, पर्यावरण समेत जुड़े 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स बातचीत में शामिल होंगे, जिनको उनकी थीम के हिसाब से 6 समूहों में बांटा जाएगा। हर समूह अपनी थीम के हिसाब से प्रधानमंत्री को अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे। स्टार्टअप्स PM के सामने कई अनोखे बिजनेस मॉडल का भी प्रेजेंटेशन देंगे। इन प्रेजेंटेशंस में गोइंग फ्रॉम रूट्स, लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट मॉडल को शामिल किया गया है। इस चर्चा परिचर्चा का मकसद है कि कैसे स्टार्टअप देश की ग्रोथ स्टोरी में नए आइडिया ला सकते हैं और कैसे अपना योगदान कर सकते हैं। दरअसल ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है, जिसे कई विभाग मिलाकर चला रहे हैं, जो 10 से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है और स्टार्टअप इंडिया की 6ठी वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। दरअसल साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी,
और जिसके बाद सरकार ने स्टार्टअप्स के विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार माहौल बनाए रखा, जिसका नतीजा यह है कि इससे देश में कई स्टार्टअप पैदा हुए और उनमें से तो कई यूनिकॉर्न क्लब में शामिल भी हुए। भारत के स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में 42 अरब डॉलर की राशि जुटाई, तो एक साल पहले करीब 11.5 डॉलर की रही थी। अमेरिका में 487, चीन में 301 यूनिकॉर्न है और अब भारत ब्रिटेन से भी आगे निकल चुका है। वहीं भारत करीब 60,000 स्टार्टअप्स की संख्या के साथ तीसरा बड़ा स्टार्टअप परिवेश वाला देश बन गया है। चलिए, आज मकर संक्रांति है और गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर गुजरात में पतंगबाजी की धूम रहती है। ऐसे ही कुछ तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं जहां पर लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर ये त्योहार मना रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताते हैं, अब हम देश के अलग अलग जगहों पर मनाई जा रही मकर संक्रांति पर्व के रंग आपको दिखाते हैं। लेकिन आखिर मकर संक्रांति का महत्व क्या है? इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है? क्या मायने हैं इसके? चलिए समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं जब सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए खुद उनके घर जाते हैं तो वो दिन मकर संक्रांति का होता है और आज वही दिन। आसमान में उड़ती पतंगें ये इस त्योहार की पहचान है और पतंगबाजी इसकी जान। और आज के बाद शुभ दिन की शुरुआत होती है क्योंकि सूर्य दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर चलने लगता है। आज के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी। संक्रांति की एक और कहानी है। एक देवता थे जिन्होंने शंकरसुर नामक राक्षस का वध किया था। यह भी कथा है कि इसी दिन भगवान शिव शंकर ने अपनी जटा से मां गंगा को धरती पर उतारा था। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी विशेष महत्व है। यह भी मानता है कि खिलजी के आक्रमण के दौरान बाबा गोरखनाथ के योगी खाना नहीं बना पाते थे, जिसके बाद गोरखनाथ ने खिचड़ी बनाकर उनको सेहतमंद किया। यही कारण है कि आज भी मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखपुर में स्थित बाबा गोरखनाथ के मंदिर के पास खिचड़ी का मेला लगता है। वैसे देश के अलग अलग हिस्सों में यह त्योहार मनाया जाता है, बस नाम बदल जाते हैं। जैसे पंजाब में मागी, हिमाचल प्रदेश में मागी साजी, जम्मू में मागी संक्रांत, हरियाणा में सकरत, मध्य भारत में सुकरत, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात और उत्तर प्रदेश में उत्तरायण, उड़ीसा में मकर संक्रांति और असम में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए बात करते हैं कोरोना की, जहां पर कोरोना की तेज रफ्तार देश में अभी भी बरकरार है और बीते 24 घंटों के अगर हम आंकड़े देखें 2,64,000 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 1,09,000 मरीज जो है वो कोरोना को मात देकर ठीक भी हो गए हैं। लेकिन अगर गुरुवार के मुकाबले हम देखें तो आज 6.7% ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं और आज सबसे ज्यादा मरीज भी ठीक हुए हैं। लेकिन कोरोना की वजह से 380 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों की लिस्ट में महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तमाम ग्राफिक्स के जरिए आपको 5 राज्यों में कोरोना केसेस के नंबर दिखाए जा रहे हैं। टोटल केसेस अगर हम देखें तो 54% मामले इन 5 राज्यों में से आए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण जो है वो महाराष्ट्र और दिल्ली में इसके केसेस हैं। बीमारियां एक कड़वी सच्चाई है। बीमारियां होती हैं और ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ठीक होने के बाद भी उसके साइड इफेक्ट्स आपको परेशान करते रहते हैं। कोरोना महामारी या ओमिक्रॉन ऐसी ही बीमारी है जो ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक लोगों को परेशान कर रही है। लोग ठीक तो हो रहे हैं लेकिन फिर से चपेट में आ रहे हैं और इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया एक बार फिर से कोविड महामारी से जूझ रही है। लाखों की संख्या में केस आ रहे हैं।
बढ़ते मामलों के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना और ओमिक्रॉन के साइड इफेक्ट्स पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में जारी एक स्टडी के मुताबिक कोविड-19 के साथ एक हल्का संक्रमण भी दिमाग और उसके काम करने की क्षमता पर लंबी अवधि में गहरा असर डाल सकता है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन स्ट्रेन के कारण कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों ने आने वाले हफ्तों में सांस की तकलीफ, थकान, ब्रेन फॉग, चिंता और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसे लंबे कोविड लक्षणों की वापसी के बारे में चिंता जताई है। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि लंबे समय तक कोविड हो सकता है, चाहे कोई भी वायरस वेरिएंट हो। इसका मतलब है कि जो लोग वायरस की मौजूदा लहर से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने कोविड के बाद के लक्षणों को सही तरीके से निपटने के लिए जरूरी उपाय करने होंगे। कोविड के कारण इस तरह के मामलों का लंबी अवधि में क्या असर होगा, इसे लेकर दुनिया भर में शोध चल रही है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC के मुताबिक लंबे समय तक कोविड लक्षणों की एक सीरीज है जो पहले वायरस से संक्रमित होने के बाद हफ्तों या महीनों तक रह सकता है, जो कोविड-19 कारण बनता है या संक्रमण के हफ्तों बाद दिखाई दे सकता है। लॉन्ग कोविड किसी को भी हो सकता है जिसे कोविड-19 हो, भले ही उनकी बीमारी हल्की हो या उनमें कोई लक्षण न हो। कई लोगों ने कोविड से ठीक होने के बाद भी कुछ शिकायतें बताई हैं। तो क्या ये लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं? जरा इसे समझते हैं कि डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आप कोविड से उबर चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग कोविड की स्थिति हो सकती है, जिसे कभी कभी लंबे समय तक कोविड के रूप में भी जाना जाता है। इसके कुछ सबसे सामान्य लक्षण सांस की तकलीफ, कमजोर याददाश्त और थकान है। इसके अलावा भी कई और लक्षण भी हैं, जैसे सीने में दर्द, बोलने में परेशानी, चिंता या डिप्रेशन, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, गंध की कमी, स्वाद में कमी, सिर दर्द, नींद का अचानक टूटना या नींद का नहीं आना, एकाग्रता में कमी वगैरह। लेकिन क्या इन दिक्कतों से बचा नहीं जा सकता? डॉक्टर्स का कहना है कि इसके लिए उपाय हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वैक्सीनेट होना होगा। अपनी दिनचर्या और खान-पान में कुछ बदलाव भी करने होंगे। अगर आपको कोविड हो चुका है तो कोशिश ये करनी होगी कि आपको दोबारा कोविड ना हो। ET नाउ स्वदेश। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी वीडियो की जो YouTube पर बहुत वायरल हो चुकी है और 1000 करोड़ बार इस वीडियो को देखा भी जा चुका है। अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको दिखाते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube आज के दौर में बेहद लोकप्रिय है। रोजाना लाखों की तादाद में लोग इस वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियोस देखते हैं और अपने YouTube चैनल्स भी चलाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसा ही एक वीडियो है बेबी शार्क डांस। इस वीडियो को दुनिया भर में सबसे ज्यादा बार देखा गया है। इस वीडियो ने YouTube के प्लेटफॉर्म पर इतिहास रचा है। यह पहला वीडियो है जिसे दुनिया भर में 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले किसी भी YouTube वीडियो को इतने व्यूज नहीं मिले हैं। बेबी शार्क वीडियो बच्चों के लिए गाने और नाचने वाला वीडियो है जिसमें कार्टून कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो ट्रैक को साउथ कोरियाई म्यूजिक के साथ पेश किया गया है। एक रिपोर्ट की माने तो इस बेबी शार्क वीडियो ने दक्षिण कोरियाई ट्रैक लुइस फोंसी और डैडी यंकी के मेगा हिट डेस्पेसिटो के म्यूजिक वीडियो को पीछे छोड़ दिया है, जिसे 7.7 अरब बार देखा गया था। बेबी शार्क वीडियो को करीब 5 साल पहले जून 2016 में रिलीज किया गया था। ये बच्चों के लिए कोरियन ब्रांड पिंक फोंग सीरीज का गाना है। ये गाना ग्लोबली बच्चों के बीच कैची ट्यून और शानदार लिरिक्स के चलते काफी फेमस है। खास बात यह है कि इस गाने को नवंबर 2020 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी मिला था। उस वक्त इस वीडियो के करीब 7 बिलियन व्यूज थे। तब से लेकर अब तक 15 महीनों के दौरान ये वीडियो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस की लिस्ट में टॉप पर है। मजेदार बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी 780 करोड़ है, लेकिन बेबी शार्क वीडियो को 1000 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। ET नाउ स्वदेश। करतारपुर बॉर्डर खुलने से न सिर्फ पवित्र तीर्थस्थल के दर्शन आसान हुए हैं, बल्कि बंटवारे में पिछड़े परिवारों के पुनर्मिलन में भी मददगार साबित हो रहा है। बीते दिन कॉरिडोर पर ऐसा ही नजारा दिखा, जहां 2 बुजुर्ग भाई 74 साल बाद एक दूसरे से मिले। आइए
आपको दिखाते हैं ये भावुक पल। आजादी मिलने के बाद बंटवारे की त्रासदी को कई परिवारों ने झेला। किसी ने अपनों को हमेशा के लिए खोया तो सरहद की दीवार ने दो भाइयों को अलग कर दिया। 74 साल बाद पंजाब में बने करतारपुर कॉरिडोर उन पिछड़े हुए भाइयों को मिलने का जरिया बना है, जिसकी तस्वीर बीते दिन सामने आई। जब दो बुजुर्ग भाई एक दूसरे से मिले तो आंसुओं की धारा बहने लगी। वो एक भावुक कर देने वाला पल था। पाकिस्तान में करतारपुर साहब गुरुद्वारा दरबार साहब के पास दो पगड़ीधारी बुजुर्ग एक दूसरे को गले मिलकर पीठ थपथपा रहे थे। उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे जो 74 साल के इंतजार के बाद बहे। भारत के मोहम्मद हबीब और शैला और पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाले उनके भाई मोहम्मद सादिक का सालों बाद हुआ ये मिलन वाकई कई आंखों को नम कर गया। सोशल मीडिया की मदद से हबीब के परिवार ने अपने भाई का पता लगाया और भारतीयों के लिए करतारपुर बॉर्डर खुलना मुलाकात का सबब बना। हल्के बादामी रंग की पगड़ी पहने भाई ने कहा, मिलता गए। हबीब ने बताया कि उनके भाई ने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी अपनी मां की सेवा में बिता दी। ये सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं था, इसके अलावा पंजाब के होशियारपुर जिले की सुनीता देवी भी पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए सीमा के उस पार गई। जब देश का विभाजन हुआ तो उनके पिता ने भारत में रहने का फैसला किया, जबकि उनके भाई फैसलाबाद में जा बसे। मिलन के इस दृश्य को देखकर पाकिस्तान के आला अधिकारी का दल भी भर आया। पाकिस्तानी सरकारी एजेंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सीईओ मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मैं रूटीन विजिट पर अपने स्टाफ के साथ करतारपुर में था। लोगों को गले मिलते और रोते देख भावुक हो गया। उन्होंने कहा कि और ज्यादा भारतीय श्रद्धालुओं को यहाँ आना चाहिए। बीते दिनों में यहाँ सिर्फ 150 से 200 भक्त ही आए हैं, जबकि हमने एक दिन में 5000 श्रद्धालुओं की व्यवस्था की है। ET Now स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।